गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक आज कवर हो जाएगा। पब्लिक चॉइस अप्रोच एंड गुड गवर्नेंस दोनों को हम आज इसी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद सेकेंड यूनिट हमारी स्टार्ट हो जाएगी। हेनरी फयोल जो थिंकर्स वाली यूनिट है वो पेपर 1 चल रहा है। पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने जा रहा है और अब सेकेंड यूनिट पर हम जाएंगे। तो सेकेंड यूनिट में सारे थिंकर्स हैं और थिंकर्स में हेनरी फयोल जो है फर्स्ट थिंकर आते हैं जिनसे हम ये हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और मे बी पॉसिबल आज ही वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा हेनरी फयोल का। तो आइए शुरू करते हैं। ये लास्ट टॉपिक हमारी इस यूनिट का, फर्स्ट यूनिट का, पब्लिक चॉइस अप्रोच, लोक विकल्प उपागम के नाम से आप जिसे जानते हैं। ये जो उपागम है, लोक विकल्प उपागम, इसे राजनीति में आर्थिक सिद्धांत का समावेश कहा जाता था, है ना। इस धारा के महत्वपूर्ण विद्वान एंथोनी डाउन्स है। इनका नाम याद रखना है हमें। पब्लिक चॉइस अप्रोच की जब बात हो रही है तो एंथोनी डाउन्स को हमें याद रखना होगा। ये रिलेट करते हैं। तुलोक ने डंकन ब्लैक को लोक विकल्प सिद्धांत का जनक माना है। किसने? तुलोक ने। किसको? डंकन ब्लैक को। पीसीए पब्लिक चॉइस अप्रोच का जनक माना है। ये सेकंड नेम है जो हमें याद रखना होगा, डंकन ब्लैक। तुलोक ब्लैक ने 1948 में मध्यम मतदाता, मीडियम वोटर की अवधारणा विकसित की थी। ये भी याद रखना होगा कि इनकी दो अवधारणाएं हैं। मध्यम मतदाता की अवधारणा भी इन्हीं की थी। इस उपागम के कई विद्वान वर्जीनिया से हैं। वर्जीनिया से कई विद्वान हैं इस उपागम के, अतः इस उपागम को वर्जीनिया स्कूल भी कह दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए इन 4 लाइन में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थशास्त्र का लोक प्रशासन में प्रयोग होता है तो यह कुशलता तथा तार्किकता पर केंद्रित हो जाता है। यह उपागम यह मानता है कि चाहे बाजार हो या राजनीति, लोग अपने अधिकतम लाभ या हितों की सोचते हैं। यद्यपि लोक विकल्प उपागम नवलोक प्रबंध विचारधारा के साथ लोकप्रिय हुआ, तथापि इस उपागम से संबंधित प्रारंभिक चिंतन थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल तथा डेविड ह्यूम की कृतियों में मिलता है। उपयोगितावाद के समर्थक इन चिंतकों का मानना था कि मनुष्य द्वारा किसी भी वस्तु की इच्छा केवल सुख पाने हेतु की जाती है, अतः राज्य को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को पाने से संबंधित नीति, कानून या कार्यक्रम बनाने चाहिए। लोक विकल्प उपागम की शुरुआत विगत सदी के 60 के दशक में अर्थशास्त्रियों में हुई, जो 70 के दशक में लोक प्रशासन को प्रभावित करने लगी। लगभग वही टाइम था जब नवीन लोक प्रबंध या नवीन लोक प्रशासन वाला जो टाइम था, वही टाइम था जब लोक विकल्प उपागम की बात होने लगी। और अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने कहीं ये इस अवधारणा को उत्पन्न किया। विंसेंट ऑस्ट्रम का इस उपागम के प्रबल समर्थक हैं। विंसेंट ऑस्ट्रम, बुचानन, डॉन, ऑल्सन, म्यूलर, तुलोक, मिचेल, निस्कनेन तथा अपनहेक, इनके नाम याद करने होंगे। अधिकतर जो नाम है वो आप देखिए न पे खत्म हो रहे हैं। बुचानन, डॉन, ऑल्सन, निस्कनेन और म्यूलर, तुलोक और मिचेल। तो हमें थोड़ा सा ट्रिक के साथ आप अगर नाम याद कर सकें तो ये नाम याद रखने होंगे जो पब्लिक चॉइस अप्रोच के समर्थक थे। निस्कनेन को नौकरशाही के विश्लेषण से संबंधित लोक विकल्प उपागम का जन्मदाता माना जाता है। 2 नाम आ गए। देखिए अभी ऊपर क्या नाम आया था? डंकन ब्लैक। डंकन ब्लैक को भी इसका जनक माना जाता है, जो कि तुलोक ने कहा। लेकिन जो निस्कनेन है उन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में या हम कहें कि ब्यूरोक्रेसी के संदर्भ में इसका जनक माना जाता है। लोक प्रशासन में लोक विकल्प उपागम नामक नई प्रभावशाली धारा की जड़ें 1971 में निस्कनेन द्वारा प्रस्तुत बजट वृद्धिकरण प्रतिमान से आगे बढ़ी। बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल जिसे हम पढ़ते हैं पब्लिक पॉलिसी वाले पेपर में भी मैंने आपको पढ़ाया है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी इसे पढ़ा जाता है, बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल। बजट मैक्सिमाइजिंग मॉडल क्या है, क्यों है, किस तरह काम करता है, ये सब आपको वहाँ समझा दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत 1971 में निस्कनेन ने की,
और इसका जो बेस था वो यही था, पब्लिक चॉइस अप्रोच, जिसमें माना जाता है कि जो भी व्यक्ति है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है अधिकतम सुख, हाँ, और तो सरकार को इसी तरह की नीतियां बनानी चाहिए जो अधिकतम सुख को पूरा करे। और बजट से जब इसको रिलेट करते हैं तो जो नौकरशाही होती है, जो सर्वेंट्स होते हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, वो इस तरह का बजट डिज़ाइन करते हैं, या सरकार इस तरह का बजट डिज़ाइन करती है जो बजट मैक्सिमाइजिंग होता है ना। इसे उसी में पढ़ेंगे हम डिटेल में, बजट मैक्सिमाइजिंग पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पब्लिक चॉइस अप्रोच कंप्लीट करना है। इस प्रतिमान में निष्कनयन का कहना है कि तार्किक नौकरशाह हमेशा हर जगह अपने बजट में वृद्धि चाहते हैं। देखिए, एक ही लाइन में आ गया इसका अर्थ, अपने बजट में वृद्धि चाहते हैं जो तार्किक नौकरशाह होते हैं ना, रैशनल ब्यूरोक्रेट। इसलिए वे सरकारी तंत्र की वृद्धि का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में निष्कनयन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सलाहकार परिषद में कार्य किया और इस समय उनके प्रतिमान को विश्व भर में प्रसिद्धि मिली और चारों ओर निजीकरण की लहर चलने लगी। ठीक है, तो ये कुछ इसकी जानकारी थी। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, आपको इन्हें याद करना होगा। कई बार जब आप स्टडी करेंगे ना, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हो या आपको ऐसा लगे कि इसे और डिटेल में पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब जैसा कि हमने पढ़ा अभी, निष्कनयन छोटी सरकार अच्छी सरकार के कट्टर समर्थक थे, है ना। और नौकरशाही में कुछ सुधार करने के लिए इन्होंने सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए? समान सेवाएं देने वाली सरकारी संगठनों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए, वरिष्ठ नौकरशाहों के कार्यकुशल व्यवहार में वृद्धि लाने हेतु प्रोत्साहन व्यवस्था परिवर्तित की जाए, सरकारी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र का अत्यधिक उपयोग किया जाए। देखिए, तीनों ही लाइनों में कहीं ना कहीं वो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं और प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक चॉइस अप्रोच को दर्शाती हैं कि व्यक्ति जब कुछ बेनिफिट होता है तो काम करता है। सरकारी संगठनों में प्रतिस्पर्धा होगी तो सब अच्छा काम करने लगेंगे। वरिष्ठ नौकरशाहों के कार्यकुशल व्यवहार में वृद्धि लानी है तो प्रोत्साहन दिया जाए उन्हें कुछ। सरकारी सेवाओं में अगर उनका अत्यधिक उपयोग करना है सरकारी सेवाओं का, तो निजी क्षेत्र के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा करवाई जाए। इस तरह के कुछ सुझाव दिए निष्कनयन ने। यहाँ पर कुछ बुक्स के नाम हैं जो पब्लिक चॉइस अप्रोच से रिलेटेड हैं या इनके थिंकर से रिलेटेड है। इसमें जो एंथोनी डाउन्स की बुक है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूछी गई है 2 बार, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बाकी नाम आप स्टडी कर लीजिएगा। एंथोनी डाउन्स वाला जरूर इंपॉर्टेंट है, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जब बहुत सारे थिंकर्स की जो थ्योरीज हैं उनको स्टडी करते हैं तो ये बात सामने आती है कि लोक विकल्प उपागम 3 बातों का विरोध करता है: केंद्रीकृत व्यवस्था का, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का और पद सोपान आधारित प्रशासन का। ठीक है, केंद्रीकृत व्यवस्था का विरोध करता है क्योंकि वो विकेंद्रीकरण को चाहता है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का विरोध करता है और पद सोपान आधारित प्रशासन का भी विरोध करता है, औपचारिकताओं से भरी तटस्थ नौकरशाही का भी विरोध करता है। तो ये कथन में आ सकती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाजार अर्थव्यवस्था से प्रेरित लोक विकल्प उपागम के 4 प्रमुख नियम हैं। क्या है? व्यक्तिगत द्वारा चुना गया विकल्प, चॉइस, संगठनात्मक कृत्यों का आधार है। जितने भी कृत्य होते हैं, कार्य होते हैं संगठन में, वो सारे के सारे चॉइस बेस्ड होते हैं। व्यक्तिगत वरीयताएं, प्रेफरेंसेस ही व्यक्ति के द्वारा चुने गए विकल्प की प्रतीक है। जितने भी विकल्प चुने जाते हैं किसी नौकरशाह के द्वारा, ब्यूरोक्रेट के द्वारा, तो वो सारे प्रेफरेंसेस जो होती हैं ना, वो उसकी स्वयं की प्रेफरेंसेस होती हैं, अपनी सेल्फ। जितने भी यानी वो डिसीजन लेता है वो सेल्फ प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर रहता है कि मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। व्यक्ति की संतुष्टि उसके स्वहित से प्रेरित होती है। अगर वो खुद सेटिस्फाइड है तो वो सेटिस्फाइड तभी होता है कोई भी ब्यूरोक्रेट किसी डिसीजन से, जब वो उसका स्वहित हो उसमें। परिवर्तन की वृद्धि परक प्रकृति संगठनों में लिए जाने वाले निर्णयों की विशेषता बताती है। जितने भी परिवर्तन होते हैं,
है ना? मान लीजिए कि ऑफ़िस छोटा था तो ऑफ़िस को बड़ा किया, पहले कूलर लग रहा था अब एसी लगवा दिया। हाँ, पहले फर्नीचर पुराना था, अब बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर आ गया। तो जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं स्ट्रक्चर में या फंक्शन में और उसमें अगर वृद्धि हो रही है, उसकी वृद्धि परक प्रकृति क्या दिखाती है? उनके निर्णयों की विशेषता को बताती है कि वो सहहित को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। लोक विकल्प उपागम के समर्थक विद्वानों ने प्रशासनिक अहमवाद एडमिनिस्ट्रेटिव इगोइज्म का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि नौकरशाही स्वहित में संसाधनों का दोहन करती है तथा जनहित की चिंता की आड़ में अपना अहम तुष्ट करती है। ये लाइन याद रखिएगा, कथन में आ सकती है। प्रशासनिक अहमवाद इस उपागम के इस धारणा के जो समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि नौकरशाही क्या करती है, संसाधनों का जितने भी सोर्सेज होते हैं ना उनका जो यूज़ करती है वो अपने हित में करती है और कहती क्या है, हम लोग कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आजकल क्रिटिकल थ्योरी भी चर्चा में आ गई है। सुप्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री जर्गन हैबरमॉस द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत भी लोक विकल्प उपागम तथा नवलोक प्रबंध से मिलता जुलता है। एक और थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी नाम आ रहा है जर्गन हैबरमास। ये थ्योरी एनपीएम और पीसीए का मिक्सर है। एंड्रयू अरेटो तथा गैबर्ट द्वारा संपादित पुस्तक द एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर में क्रिटिकल परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यह सिद्धांत मानवतावाद विनौकरशाहीकरण तथा प्रशासन के प्रजातंत्रीकरण का समर्थक है। विगत दशक में फिक्स तथा मिलर का सिद्धांत अर्थात डिस्कोर्स थ्योरी भी चर्चित रही, जो राजनीति प्रशासन के द्विभाजन को नकारने के साथ साथ मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों, दबाव एवं हित समूहों तथा अन्य सामाजिक समसामयिक संस्थाओं को लोक प्रशासन में निर्णायक तत्व मानती हैं। दूसरी ओर मेरी जो हैच का निष्कर्ष है कि लोक प्रशासन का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर इसको आप आलोचना भी कह सकते हैं। तो ये लास्ट जो लाइन है वो आलोचना नहीं कहेंगे, मतलब हम कहेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता। ये कहते हुए वो पब्लिक चॉइस अप्रोच का समर्थन कर रही हैं हैच। डिस्कोर्स थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी भी इसके समर्थन में है। और ये बात याद रखिएगा हमेशा कथन के लिए कि राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को नकारा है इन्होंने। मतलब पब्लिक चॉइस अप्रोच कहती है कि दोनों सेम है, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिकल साइंस से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नाम है, कुछ थ्योरीज हैं, हमें ध्यान रखना होगी। कथन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट आ रहा है, एक सेंटेंस आ रहा है अमर्त्य सेन का। आप जानते ही होंगे इनको, ये नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं। एक उदाहरण देकर लोक विकल्प उपागम की आलोचना करते हैं। ये क्या उदाहरण है? एक राहगीर स्थानीय व्यक्ति से पूछता है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताएंगे? स्थानीय व्यक्ति जानबूझकर उल्टी दिशा का रास्ता बताता है तथा राहगीर से कहता है, कृपया रास्ते में इस पत्र को लेटर बॉक्स में डालने का कष्ट कीजिएगा। अवश्य, कहते हुए राहगीर पत्र ले लेता है तथा रास्ते में पत्र खोलकर देखता है कि इसमें मेरे चुराने लायक कुछ है क्या। मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों से आबद्ध है। देखिए, मुझे तो लगता है कि इस आलोचना में भी कहीं ना कहीं समर्थन ही है, लेकिन ये जो कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसमें दोनों ही अपना हित देख रहे हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अमर्त्य सेन जी शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना हित देखता है। तो लोक विकल्प उपागम में सिर्फ ये जो कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपना हित देखते हैं, ये गलत है। कतिपय विद्वानों का मत है कि लोक प्रशासन में लोकपन पब्लिकनेस का तत्व महत्वपूर्ण है, जबकि इस दिशा में कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट था, जिसे अगर आप थियोरेटिकल आंसर लिखना चाह रहे हैं, आप बीएमए के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा एक रहेगा फैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस जैसा नाम से ही बहुत स्पष्ट होता है और आजकल तो चारों तरफ इसी की बात हो रही है, इसी शब्द की। भारत में अभिशासन या अच्छे शासन या सुशासन की जो अवधारणा है ये नई नहीं है ना, बहुत ही पुरानी है। यह राम राज्य और स्वराज्य की परंपरागत अवधारणा का नया नाम है।
आजकल तो राम राज्य की बहुत बात हो रही है, तो राम राज्य ही गुड गवर्नेंस है। नैतिक मूल्यों तथा धर्म की विशद व्याख्या से युक्त भारतीय शास्त्रों में राजा के कर्तव्यों तथा राजधर्म के बारे में विस्तृत उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता, यजुर्वेद, मनुस्मृति, महाभारत का शांति पर्व, चाणक्य के अर्थशास्त्र, कामकंडक के शुक्र नीति सार इत्यादि ग्रंथों में सुशासन के व्यापक नियम वर्णित हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र पर आधारित लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी अंशतः सुशासन या अच्छे शासन की दिशा में ही एक कदम है। किंतु वर्तमान में अच्छे शासन की अवधारणा 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनों तथा लोक प्रशासन की विफलता के क्रम में विकसित हुई। सार्क देशों द्वारा सन 2008 में सुशासन वर्ष के रूप में मनाया जा चुका है। ये क्वेश्चन एक आध बार आया है, सुशासन वर्ष कौन से सन में मनाया गया? 2008 में। सामान्यतः ये प्रश्न उठता है कि क्या गवर्नमेंट तथा गवर्नेंस एक ही बात है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कभी प्रैक्टिकली मतलब आप अगर एक टीचर हैं या आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहाँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे कोई कर ले कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए। जब गुड गवर्नेंस हम शब्द पढ़ रहे हैं तो गवर्नेंस गवर्नमेंट है क्या, या गवर्नेंस गवर्नमेंट का एक पार्ट है? तो पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। वस्तुतः गवर्नेंस का अर्थ सरकार की उस आदर्शात्मक अवधारणा से लिया जाता है जो सरकार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है, अर्थात अभिशासन। गवर्नेंस की हिंदी अभिशासन है। अभिशासन सरकार या शासन की एक पद्धति या प्रणाली है। जहां तक गुड गवर्नेंस शब्द के प्रारंभिक प्रचलन का प्रश्न है, सन 1628 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। सन 1701 में इंग्लैंड में यह उक्ति बहुत लोकप्रिय हुई कि एक बुद्धिमान राजा को शासन नहीं बल्कि अभिशासन की ओर प्रेरित होना चाहिए। एजमर्सन और अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अभिशासन एक लोकतांत्रिक ढांचे में कार्यकुशल तथा प्रभावी प्रशासन का नाम है। शायद आप समझ गए होंगे, गवर्नेंस गवर्नमेंट के शासन करने का एक तरीका है। ठीक है, अभिशासन सरकार या शासन की एक पद्धति या प्रणाली है। गवर्नमेंट का एक वर्किंग टाइप है, वर्किंग प्रोसेस है गवर्नेंस। ठीक है, तो कौन बड़ा हो गया? गवर्नमेंट बड़ा हो गया। गवर्नेंस तो उसका एक पार्ट है, टाइप ऑफ वर्क है। अब ये जो अभिशासन होता है गुड गवर्नेंस है, इसके 3 तत्व बताए जाते हैं, एलिमेंट्स बताए जाते हैं: सहभागिता, जवाबदेहता और विधेयता। पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सहभागिता आप समझते ही हैं कि जब गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसेस में जो सिटीजन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन हो। अकाउंटेबिलिटी यानी कि सभी जिम्मेदार हों, जवाबदेहता हो हर पोस्ट की, हर व्यक्ति की। विधेयता से मतलब है कि सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं, नियम कायदे कानून हैं, जिससे कि सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता है या सोसाइटी में जैसे कानूनी जो है शासन चलाया जाता है। ये गुड गवर्नेंस के कुछ तत्व हैं, अभिशासन के कुछ आयाम हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप समझते हैं। बस इनके नाम से आपको याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए या कथन में कभी आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गुड गवर्नेंस से नहीं आते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो अभिशासन से मतलब क्या है, इसके तत्व क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभिशासन या गुड गवर्नेंस के आयाम मानी जाती हैं जिससे कि एक सरकार गुड गवर्नेंस कर पाती है। तो नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार, समग्र मानव संसाधन विकास, है ना, यानी कि मानव संसाधन पूरा का पूरा डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्यूरोक्रेसी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हो पॉसिबल। कार्यकुशल लोक सेवाएं, लोक सेवाएं जो भी हों वो कार्यकुशल हो। नागरिकों के प्रति संवेदनशील, प्रशासनिक नैतिकता, लोकतांत्रिक मूल्य हो, या विकेंद्रीकरण हम कह सकते हैं जिसे, जवाबदेहता हो, शासन में जन सहभागिता हो, प्रभावशील
शासन हो, पारदर्शिता हो, जनता में शासन के प्रति विश्वास हो। अगर इनमें से 90% भी पॉइंट्स आपके शासन में ला पाती है सरकार, तो उसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस। अब भारत में सुशासन क्या है और क्या इस तरह के कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ इस तरह के कार्य किए गए हैं क्या भारतीय सरकार द्वारा? तो कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, ये बहुत ज़्यादा अपडेटेड तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें याद कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए भी, और कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन अगर आता है, कथन में आता है, तो उसके लिए। तो क्या किया गया है? केंद्रीय और प्रांतीय मंत्रिपरिषदों के मंत्रियों द्वारा संपत्ति की घोषणा, ये ट्रांसपेरेंसी में आ गई। आईएएस अधिकारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा, ट्रांसपेरेंसी हो गया। प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा हेतु आयोग का गठन तथा आयोग की सिफारिशानुसार अव्यावहारिक कानूनों की समाप्ति। ठीक है। सन 2007 तक 415 तथा 822 विनियोग अधिनियमों को यथावत बनाए रखने का निर्णय, ये भी कहीं न कहीं सुशासन को दर्शाता है। है कि उदारीकरण तथा नई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लाइसेंस कोटा परमिट व्यवस्था की समाप्ति तथा इंस्पेक्टर राज पर अंकुश। सेंट्रल और स्टेट के विभागों और प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों का वितरण। सन 2007 तक 118 नागरिक अधिकार पत्र और 711 नागरिक, ये बहुत ज़्यादा हम, क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि नागरिक अधिकार पत्रों का वितरण। सूचना का अधिकार जो आया, सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार, जैसे कि ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस की बात की गई। पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जितनी भी डिपार्टमेंटल कार्यवाही होती थी वो सब पेपर पर होती थी, और अब लगभग लगभग हम पेपरलेस हो चुके हैं। विभागों में नागरिक सुविधा, पूछताछ, निगरानी और शिकायत निवारण काउंटरों की स्थापना। लोक सेवकों की छटनी, लोक उपक्रमों को बंद करना या निजी हाथों में सौंपना, निजीकरण। मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार और केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं बहुत से राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। लैंगिक संवेदनशीलता की दिशा में ठोस कदम। केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों की सूची वेबसाइट पर जारी करना। 73rd संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण करना या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो कि सुशासन का एक हमने देखा था आयाम है। त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करना। सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं या स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देना। केंद्र सरकार तथा लोक उपक्रम के प्रबंध मंडल के मध्य आपसी सहमति समझौता प्रणाली की शुरुआत। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे गुड गवर्नेंस के। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हमको जाना नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में ये एग्जाम्पल बहुत हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।